नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए सुप्रीम कोर्ट का सरकार को आदेश, कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा दे। भाजपाइयों ने किसान मंच पर कब्जे की कोशिश की तो चमड़ी उधेड़ेंगे टिकैत। प्रियंका सिद्धू में हुई बातचीत को लेकर सस्पेंस, विवाद निपटने के आसार। ब्राजील ने खत्म किया कोवैक्सीन का करार, घोटाले के लग रहे थे आरोप। सुप्रीम कोर्ट सख्त, रामदेव से विवादित बयान का वीडियो जमा करने को कहा। खास खबरों पर नजर डालने के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। कोरोना वायरस से मारे गए लोगों को मुआवजा देने से इनकार कर चुकी केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। अदालत ने बुधवार को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA को कहा है कि वह कोरोना से मारे गए लोगों के परिवार वालों को मुआवजा देने के नियम और राशि 6 हफ्ते में तय करे। मुआवजा दिए जाने की स्थिति में सरकार के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सरकारी आंकड़ोों के मुकाबले कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। सरकार अभी तक केवल 3,98,454 लोगों की मौतें बता रही है, जबकि दूसरे अनुमान कह रहे हैं कि ये कई गुना होगी। हो सकता है ये 30-40 लाख के आसपास पहुंच जाए, तो सरकार के लिए संकट खड़ा होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजे की राशि कितनी होनी चाहिए, इस पर कुछ भी निर्देश नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सरकार को मुआवजे के रूप में एक विशेष राशि का भुगतान करने का निर्देश नहीं दे सकता है। सरकार की अपनी प्राथमिकताएं हैं। तो सरकार मना कर रही थी कि हम किसी भी हालत में मुआवजा नहीं देंगे, हमारे पास बजट नहीं है, पैसे नहीं है, वगैरह वगैरह तमाम तरह के बहानेबाजी वो कर रही थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको मुआवजा तो देना ही पड़ेगा। जो 4 लाख का मुआवजा मांगा जा रहा था, कहा जा रहा था, वो बेशक न दे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को छूट दे दी है, वो उसको अपने हिसाब से तय कर सकती है। तो अब ये जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन विभाग है, महकमा है, वो उसको 6 हफ्ते में नियम और शर्तें तय करनी है। किनको मिलेगा, किस आधार पर मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सारा कुछ तय करना है। लेकिन बहुत सारे पेंच हैं इसमें। मुआवजा बांटने का काम कभी भी आसान नहीं रहा है, और अब तो इस महामारी के दौर में तो और भी मुश्किल होगा, क्योंकि सरकार, तमाम राज्य सरकारें जो मौतें हुई हैं उनको कम दिखाने की कोशिश करती रही हैं, छिपाने की कोशिश करती रही हैं, इसलिए आंकड़ा बहुत कम सामने नज़र आ रहा है। और जब और मामले खुलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि डेथ सर्टिफिकेट की जांच की जाए, और जो जिन परिस्थितियों में मौत हुई उनकी भी जांच होगी। तो जो डेथ सर्टिफिकेट बिना कोरोना की मौत के जारी कर दिए गए हैं, उनमें भी अब कोरोना की मौत जुड़ सकती है। जाहिर है कि ये संख्या बहुत बढ़ सकती है, और उससे सरकार का पर्दाफाश भी हो सकता है कि सरकार कम मौतें दिखा रही थी जबकि कई गुना ज़्यादा मौतें हुई हैं। तो सरकार के लिए धर्म संकट की स्थिति है। जहाँ तक बजट की बात है, सरकार के पास पैसा बहुत है। सरकार जब कारपोरेट को रियायत देनी होती है तो 7-8 लाख करोड़ तक की रियायत दे देती है, लेकिन जब आम आदमियों को रियायत देने की बात होती है तो वो पैसे ना होने का रोना रोती है। वो इस मामले में भी यही कर रही है। अब देखना ये है कि सरकार कितना मुआवजा तय करती है मौत के लिए। क्या वो 25-50 हज़ार 1 लाख में निपटाने की कोशिश करेगी, जो कि हास्यास्पद होगा। इस महंगाई के दौर में किसी भी परिवार को इस छोटी रकम से किसी तरह की कोई मदद नहीं मिलने वाली है उसको अपने को संभालने में। तो मुआवजे की राशि ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी परिवार संभल सके। इस कोरोना महामारी से जो उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट हुई है, उससे वो उबर सके। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर आज बीजेपी समर्थकों और किसानों के बीच हिंसक झड़प हो गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि मंच पर कब्जा करने की कोशिश की गई।
और ये झड़प पुलिस फोर्स की मौजूदगी में हुई। उन्होंने कहा कि बीजेपी समर्थकों की कोशिश ये दिखाने की थी कि उन्होंने संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने आज तक से कहा कि बीजेपी का जो भी कार्यकर्ता मंच पर आएगा उसका इलाज कर दिया जाएगा। टिकैत ने आरोप लगाया है कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों को यहाँ भेजता है और उन्होंने कहा कि गांव में बीजेपी नेताओं को घुसने नहीं दिया जाएगा और यहां आने वाले बीजेपी नेताओं की गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं की गाड़ियों को भी तोड़ा फोड़ा गया। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को कैसे डिस्टर्ब किया जाए, कैसे उसको एक हिंसक रूप दिया जाए ताकि उसको बदनाम करने का मौका मिले और सरकार को कार्रवाई करने का मौका मिले। ये जो घटना है वो भी उसी तरह की लगती है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जहाँ किसान आंदोलन हो रहा वहाँ जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अगर वो किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते थे तो उन्हें उस तरह से पेश आना चाहिए था, लेकिन वो उनके इरादे कुछ और थे। वो अपने नेता की अगवानी के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे ये कहा जा रहा है, लेकिन वो मंच पर क्यों जाना चाहते थे ये स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है कि वो मंच पर चढ़कर अपनी बातें करना चाहते थे, भारतीय जनता पार्टी की बातें करना चाहते थे, जो कि निश्चित रूप से आपत्तिजनक है, गलत है। और उस पर जो रिएक्शन हुआ है वहाँ के लोगों के द्वारा और जो टिकैत ने कहा है वो समझ में आता है कि ये गुस्सा क्यों इस तरह से भड़क रहा है। बल्कि टिकैत साहब ने यह भी कहा है कि ये पहली घटना नहीं है, 2 घटनाएं इसके पहले और भी हो चुकी हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह से मंच हथियाने की कोशिश की, आंदोलन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकाम कर दिया गया। तो ये एक तरह की बहुत ही भड़काऊ किस्म की कार्रवाई है बीजेपी की तरफ से। शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं किसान। उन्होंने कभी बीजेपी की रैलियों में जाकर हल्ला हंगामा नहीं किया है, उन्होंने बीजेपी के कार्यक्रमों में डिस्टर्बेंस नहीं किया है। तो इसलिए उन्हें दूर रहना चाहिए और किसानों को अपने आंदोलन को शांतिपूर्ण ढंग से चलाते देना चाहिए, लेकिन वो बाज नहीं आ रहे हैं। और अब चूंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो ये आशंका है कि ये टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि बीजेपी खिसियाई हुई है। उसे लग रहा है कि किसान आंदोलन की वजह से उसे भारी नुकसान होने जा रहा है और वो किसी भी तरह से किसान आंदोलन को बदनाम करने, किसान आंदोलन से लोगों को हटाने, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रही है। और ये तभी हो सकता है जब इस आंदोलन पर किसी तरह से उसको अव्यवस्थित किया जाए, उसमें बदहवासी पैदा की जाए, उसको वायलेंट बनाने की कोशिश की जाए। लेकिन किसान सावधान हैं और जो टिकैत की वार्निंग है उसको गंभीरता से लेना चाहिए, पुलिस को भी, प्रशासन को भी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए और कोई नहीं, वो स्वयं जिम्मेदार होगी। अगली खबर लेते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सियासी मोर्चा खोले बैठे पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की आखिरकार बुधवार की सुबह कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा से दिल्ली में मुलाकात हो गई। सिद्धू से मुलाकात के बाद प्रियंका ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलकर चर्चा भी की है, ऐसा सूत्रों के हवाले से सामने आया है। इससे पहले मंगलवार को एक खबर पंजाब से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में जोर से उड़ी थी कि बगावती तेवर अपनाने वाले नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात होनी है। लेकिन शाम को, यानी कल शाम को, जब राहुल ने यह कह दिया कि सिद्धू से मुलाकात का कोई कार्यक्रम नहीं है, तो सिद्धू के कथित दावों की हवा भी निकल गई। लेकिन प्रियंका ने हालात की गंभीरता को समझते हुए सिद्धू से मुलाकात की है। बता दें कि कुछ दिन पहले जब कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली आए थे तो उनकी भी मुलाकात कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी या राहुल गांधी से नहीं हुई थी और कैप्टन बिना मिले ही पंजाब लौट गए थे। अब संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 3 सदस्यीय कमेटी जो बनाई गई थी इस समस्या के विवाद के समाधान के लिए, उसकी आज बैठक होगी और वो जो समझौता की शर्तें तय हुई होंगी प्रियंका गांधी के साथ सिद्धू की, उन पर विचार करके उस पर आगे फैसला लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये समझदारी की बात है कि प्रियंका गांधी ने पहल की है। प्रियंका गांधी सिद्धू को शांत करने के लिए उनसे बातचीत की है और कोई ऐसा लगता है कि समाधान उन्होंने ढूंढा है जो
सोनिया और राहुल से भी शेयर किया है और अब कमेटी उस पर विचार करेगी। लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है कि जो भी समझौते का फार्मूला इस बैठक से निकल कर आया होगा वो अमरिंदर सिंह कैंप को कितना पसंद आएगा, उसके लिए वो कितना राज़ी होंगे और ये इस बीच बचाव के बाद भी ये विवाद खत्म होगा या नहीं होगा। सिद्धू के तेवर आप जानते ही हैं कि पिछले कुछ महीनों से बहुत तीखे चल रहे हैं, वो बड़ी तीखी आलोचना अमरिंदर सिंह की कर रहे हैं और उसकी वजह से लगातार माहौल भी बिगड़ रहा है, क्योंकि वो खुलेआम सार्वजनिक ढंग से बात कर रहे हैं, वो कमेटी के सामने बात नहीं कर रहे हैं, पार्टी के फोरम में बात नहीं कर रहे हैं और आक्षेप कर रहे हैं वो मीडिया में आकर। तो इससे जाहिर है कि इस विवाद को सुलझाने में दिक्कत पेश आ रही है और विवाद बढ़ता जा रहा है और अब तो दोनों की नाक का सवाल भी बन गया है। ऐसे में ऐसा कौन सा फार्मूला है जो दोनों पक्षों को शांत कर सकता है, ये देखने की बात होगी। ये सस्पेंस जब दूर होगा तब समझ में आएगा कि दोनों पक्षों ने क्या खोया है, क्या मिला है और उस पर वो उसको लेकर वो कितना खुश हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। भारतीय वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोटेक की कोवैक्सीन की खरीद में भ्रष्टाचार के आरोपों और जांच के बाद अब ब्राज़ील इस सौदे को निलंबित करने जा रहा है। ब्राज़ील के स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी बाकायदा घोषणा कर दी है। वैक्सीन की 2 करोड़ खुराक खरीदने का सौदा किया गया था। समझा जाता है कि इस खरीद सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो की छवि को नुकसान पहुंचा है और इसी कारण ये फैसला लिया गया है। ब्राज़ील की बोल्सोनारो सरकार की कोवैक्सीन खरीद की ये योजना तब खटाई में पड़ती दिखने लगी थी जब इस सौदे में अनियमितता के आरोप लगे और फिर ब्राज़ील के अधिकारियों ने कोवैक्सीन खरीद की जांच शुरू कर दी थी। रॉयटर्स ने खबर दी है कि कोवैक्सीन के लिए ब्राज़ील ने $324 मिलियन यानी करीब 24 अरब 5 करोड़ रुपए का सौदा किया था। बोल्सोनारो सरकार पर कोरोना टीका खरीद में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगने के बाद लोग भी सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने प्रदर्शन किए थे। इस मामले की जांच ब्राज़ील की सीनेट का पैनल कर रहा है। इस सौदे में इस बात को लेकर सवाल उठाए गए हैं कि तुलनात्मक रूप से ऊंची कीमतें हैं कोवैक्सीन की, जल्दबाजी में सौदा किया गया है और नियामक से मंजूरी मिलना अभी भी लंबित है, तभी फरवरी में सौदा कर लिया गया था। हाल ही में द वायर की रिपोर्ट के अनुसार ब्राज़ील के संसदीय आयोग के पास ऐसे कागजात हैं जिनसे ये पता चलता है कि भारत बायोटेक से कोवैक्सीन खरीदने में ज़्यादा जल्दबाजी दिखाई गई और इसके लिए बहुत दबाव भी बनाया गया। तो एक तो ये आप जान लीजिए कि जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, वो कुख्यात हैं, वो करप्शन के लिए भी कुख्यात हैं और अपने निरंकुश व्यवहार के लिए भी कुख्यात हैं और ब्राज़ील में उनके खिलाफ ज़बरदस्त गुस्सा है। जिस तरह से वो राष्ट्रपति बने थे वो अपने आप में भी कैसे वो अमेरिका के सहयोग से और वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी इसमें खेल किया था और इसके ज़रिए वो कुर्सी हासिल करने में सफल हो गए थे। लेकिन जाहिर है कि उनके जो चरित्र है वो बहुत ही भ्रष्ट है और इसीलिए ये जिस तरह का ये सौदा हुआ था वह उससे उस पर सवाल उठने लाजमी थे और उठे और अब एक ऐसे मोड़ पर आ गया है ये सौदा जहां ऐसा नहीं लगता है कि वो रिवाइव हो पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। और ये भारत की कोवैक्सीन निर्माता कंपनी भारत बायोटेक के लिए एक झटका भी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे साख पे झटका लगता है क्योंकि न केवल वैक्सीन खरीदने का सौदा रद्द हो रहा है बल्कि इस सौदे में कहीं करप्शन का भी एंगल आ रहा है और उसके वजह से जो भी कंपनी इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होती है उसकी छवि खराब होती है। हालांकि कोवैक्सीन ने कहा है कि उसने हर कदम सोच समझकर और फूंक कर उठाया था और उसने अपनी तरफ से कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं की है। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी साजिशें भी चलती रहती हैं, बहुत सारे ऐसे खेल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बीच में कंपटीशन के वजह से भी होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बोल्सोनारो ने इसे जिस तरह से हड़बड़ी में सौदे को किया उससे ये सवाल उठे और कोवैक्सीन इस मामले में फंस गई। आज की अंतिम खबर लेते हैं। डॉक्टरों और एलोपैथी के बारे में विवादित बयान देने वाले बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि जो कुछ भी उन्होंने एलोपैथी और डॉक्टरों के बारे में कहा था उसका वीडियो अदालत में
जमा कराएं। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच बाबा रामदेव द्वारा दायर एक रिट याचिका पर विचार कर रही है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि उनके खिलाफ अलग अलग जगहों पर दर्ज किए गए मामलों को एक ही स्थान पर क्लब कर दिया जाए। बता दें कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की शिकायतों के आधार पर रामदेव के खिलाफ बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में FIR दर्ज की गई है। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने रामदेव की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी से उनके द्वारा दिए गए बयानों के बारे में पूछताछ की। पीठ ने सुनवाई 5 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। तो रामदेव फंसे हुए हैं। रामदेव गए थे कि अलग अलग जगहों पर जो केस दर्ज हुए हैं वो सब एक जगह हो जाएं, सुप्रीम कोर्ट में आ जाएं और वहाँ वो ये सुनवाई चले, तो उन्हें बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये भी है इसके पीछे कि सुप्रीम कोर्ट को मैनेज किया जा सकता है। हालांकि ये धारणा बनाना ठीक नहीं है, धारणा बनी है उसके पीछे पिछले जजों का जिस तरह से व्यवहार रहा है उसकी वजह से भी हुआ है। लेकिन ये जो बीजेपी की जो सरकारें हैं, बीजेपी की जो नेता हैं, बीजेपी संघ परिवार से जुड़े जो लोग हैं, उनको ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें राहत मिल ही जाएगी। तो इस उम्मीद में हो सकता है रामदेव वहाँ गए हों। अब उन्हें अपने बयान दर्ज करने के लिए, बयान का जो वीडियो है वो दाखिल करने के लिए कहा गया है। आप जानते हैं कि उस वीडियो में उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इन डॉक्टरों अपने को नहीं बचा पा रहे हैं, इन डॉक्टरों की वजह से हज़ारों लोगों की मौत हो गई है। एलोपैथी के बारे में भी उन्होंने बहुत सारी नकारात्मक बातें कही थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट देखें इस मामले में क्या करता है। रामदेव का ने जिस तरह के भ्रम फैलाए हैं उसके आधार पर उनका अपराध तो स्वयं सिद्ध है। अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें दंडित करता है कि नहीं करता है, इस पर पूरे देश की नज़रें रहेंगी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आज की खास खबरों का विश्लेषण। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और न केवल पसंद करेंगे बल्कि इसे लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होता हूं कल की खास खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।